हमारी एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे ये डू यू नो का एक बॉक्स गिवन है जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है छोटी सी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। तो होता क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, ये किसने डिक्लेयर करा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब हम जानते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आप एक सेलिब्रेशन डे या फिर अवेयरनेस डे कह सकते हो, जिसके थ्रू वर्ल्ड की जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशंस, वो अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को और लोगों को अवेयर करवाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ की। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और आज के टाइम में एनवायरनमेंट जो हमारा इश्यूज़ फेस कर रहा है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस इस डे को सेलिब्रेट करती है हर साल 5 जून को, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इको डे, एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर ये तो हमने डिस्कस कर लिया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2 बार लिखा हुआ है। तो 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है, ये आप याद रखना। इस साल ये सेलिब्रेट होना है 5 जून 2020 को, जब फ्राइडे पड़ रहा है। तो होपफुली अगर कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल हो गई तो हम सब इस डे को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड। सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करा गया था 5 जून 1974 को। ठीक है, तो 1974 में सबसे पहले 5 जून की डेट पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तब से मतलब 1974 से यूनाइटेड नेशंस का ये फ्लैगशिप कैंपेन रहा है। फ्लैगशिप कैंपेन का मतलब क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन एनवायरनमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को, एनवायरनमेंट के टॉपिक को प्रमोट करने के लिए अगर यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा कोई कैंपेन है तो वो यही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब जब हम लोग बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है इस डे के थ्रू एनवायरनमेंट के वेरियस इश्यूज़ की तरफ वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज़ और ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन का ध्यान लेकर जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम्स में एनवायरनमेंट क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहा है। तो कुछ इश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किन इश्यूज़ की तरफ हमारा ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो वो है उनमें से कुछ इश्यूज़ मरीन पॉल्यूशन, मतलब ओशनिक वाटर पॉल्यूशन या फिर सी वाटर पॉल्यूशन या फिर मरीन लाइफ को ख़तरा कैसे हो सकता है, वेरियस जो फिशेस हैं, वेल्स हैं, सी एनिमल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो डर्टी वाटर डिस्चार्ज होता है ओशनिक वाटर्स और सी वाटर्स के अंदर, उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, ये भी एक एनवायरमेंटल इशू है। ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन। क्या मतलब होता है सस्टेनेबल कंजम्पशन का? सस्टेनेबल कंजम्पशन का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रेजेंट जनरेशन को इस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, इस तरीके से अपनी कंजम्पशन को मीट करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ बचे, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सब कुछ या सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो इसको भी हाईलाइट करता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और लास्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम। बहुत सारे एनिमल्स को इलीगली ट्रेड करा जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी जो स्किन होती है या फिर उनकी बॉडी से कोई जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो ऐसी ब्लैक मार्केट, ऐसी इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा जा सके, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम की वजह से होता क्या है, कुछ जो लिमिटेड स्पीशीज़ अर्थ पर रह गए हैं वो एक्सटेंट हो जाते हैं और फिर वो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक लिविंग बीइंग का सर्वाइवल इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड एवरी अदर लिविंग बीइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज ह्यूमन बींग्स को अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो ऐसा नहीं कि वो वाइल्ड लाइफ को खतरे में डाल दें। तो इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल व्हीकल है। प्रिंसिपल व्हीकल का मतलब सेम है कि ये एक फ्लैगशिप कैंपेन है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनवायरनमेंट के टॉपिक से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस का।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। वैसे तो ये देखा जाता है कि एनुअली मोर देन 143 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कंट्रीज़ के अलावा या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स के हेड्स के अलावा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो वेरियस कंट्रीज़ से अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अलावा यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करता है? मेजर कॉरपोरेशंस, एनजीओज, कम्युनिटीज़, अलग अलग गवर्नमेंट्स, और ये तो हमने देख ही लिया, अलग अलग गवर्नमेंट्स का मतलब यही है 143 कंट्रीज़, और वेरियस सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कुछ जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है, अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे वो लोग आते हैं और अपनी अपनी कंट्रीज़ में जाकर एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को जो हमने हाईलाइट करे, जैसे मरीन पॉल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन और वाइल्ड लाइफ क्राइम, इनके बारे में अवेयरनेस जागरूक करते हैं, वो अवेयरनेस फैलाते हैं अपने सिटीजन्स में जाकर, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में जाकर, ठीक है। फिर एक इन्फॉर्मेशन और है छोटी सी, हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में कोई ना कोई नई थीम होती है, और थीम्स क्या होती हैं? लेटेस्ट थीम की बात करें, लास्ट ईयर 2019 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे समिट हुआ था उसको चाइना ने होस्ट करा था। हर साल मतलब एक हेड कंट्री होती है, और उस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 की थीम रखी गई थी 5 जून के लिए, बीट एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जैसे 2018 के लिए रखी गई थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें तो वो थी बीट एयर पॉल्यूशन। होस्ट कंट्री थी 2019 के लिए चाइना, और बीट एयर पॉल्यूशन थीम इसलिए चूज़ करी गई थी क्योंकि ऐसा माना जाता है हर साल अराउंड 7 मिलियन लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि सेलिब्रिटीज़ भी इसको प्रमोट करती हैं। अलग अलग सेलिब्रिटीज़ जो आते हैं वर्ल्ड के अलग अलग कोने से, जो आते हैं अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को प्रमोट करते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। तो जैसे 2019 की जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, इसको मिस अर्थ 2018 ने प्रमोट करा था, जो कि वियतनाम से थी। तो मिस अर्थ 2018 का जो नेम था वो था गुयेन, मिस गुयेन। आगे का नेम तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप पढ़ लेना। मिस गुयेन बोल रहा हूँ मैं इनको। तो यही हैं वियतनाम से जो 2018 मिस अर्थ बनी थी, इन्होंने ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 को प्रमोट करा था बीइंग अ सेलिब्रिटी। तो जितनी ही ये सुंदर आपको दिख रही है उतना ही टफ इनका नाम है, मिस गुयेन। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए क्या सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ही प्रमोट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, तो ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज़, और अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें तो उनके अलावा भी वेरियस कॉरपोरेशंस, एनजीओज और सेलिब्रिटीज़ भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को प्रमोट करते हैं। जैसे मिस गुयेन जो थी मिस अर्थ वियतनाम से 2018 की विनर, इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 को प्रमोट करा था। इन्होंने स्पीच डिलीवर करी थी यूनाइटेड नेशन से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर। थोड़े से अगर बैकग्राउंड की बात करें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का कंसेप्ट है वो क्यों इमर्ज होकर आया, तो इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, अगर मैं आपको बताऊं ब्रीफली। 1970s के टाइम पर यह माना जाने लगा कि ह्यूमन इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, ठीक है। ह्यूमंस कोई भी एक्टिविटीज़ अगर करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर आता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, हमने देखा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हमने बात करी थी। अब इसके ना 6 ऑर्गन्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो 6 ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो उसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सिंपल सा मतलब अगर मैं इधर आपको मीनिंग बताऊं, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं अगर वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो जनरल असेंबली का भी पार्ट है। मतलब अगर कोई यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करता है तो जैसे इंडिया की एक सीट है यूएन में, अगर कोई ऐसा बोले आपसे कि इंडिया की एक सीट है यूएन में, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूएनओ, तो इसका मतलब इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, क्योंकि यहीं पर वोटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यूएन जनरल असेंबली ने 1972 में 5 जून को एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जानेंगे काफ़ी डिटेल से। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ जाओ, फर्स्ट डे का यहाँ से मतलब क्या है, वो 5 जून को स्टार्ट हुई थी वो कॉन्फ्रेंस, और 1972 में स्टार्ट हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये कॉन्फ्रेंस इमर्ज होकर क्यों आई? इसलिए इमर्ज होकर आई क्योंकि 1970s में, अर्ली 1970s में ये माना जाने लगा कि ह्यूमन इंटरेक्शंस और एनवायरनमेंट के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है। उसके 2 साल बाद ही क्या हुआ, मतलब 1972 के 2 साल बाद, इसका मतलब 1974 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी ओनली वन अर्थ। इसको याद रखना आप। तो लेटेस्ट थीम हमने जानी थी, 2019 की थीम थी एयर पॉल्यूशन के ऊपर, और फर्स्ट थीम थी ओनली वन अर्थ। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, मैंने आपको बताया 2019 की जो समिट थी उसकी होस्ट कंट्री थी चाइना। तो होस्ट कंट्री का जो कंसेप्ट आता है वो 1987 से आता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस 1987 में ये डिसाइड करती है कि हर एक कंट्री को हर साल एक सीट दी जाएगी, सेंटर दिया जाएगा कि वो कंट्री है, वो अवेयरनेस फैलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वेरियस एनवायरमेंटल इशूज़ हैं उसको वर्ल्ड में कैसे लोगों तक पहुंचाना है, अलग अलग गवर्नमेंट्स तक कैसे उस कॉन्सेप्ट को हार्मोनाइज करके एक अवेयरनेस फैलानी है। तो अवेयरनेस फैलाने का काम है वो उस होस्ट कंट्री का होता है उस साल के लिए। तो होस्ट कंट्री का जो कंसेप्ट था वो 1987 में यूएनओ स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जानने की कोशिश करी। अब हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस की वजह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का कंसेप्ट इमर्ज हुआ था। होता क्या है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम लोग जाने तो 1972 में स्वीडन की जो गवर्नमेंट होती है, स्वीडन जो एक कंट्री है उसकी गवर्नमेंट होती है, वो यूनाइटेड नेशंस को एक ऑफ़र प्रेजेंट करती है कि आप क्या करो, मतलब यूनाइटेड नेशन से स्वीडन गवर्नमेंट बोल रही है कि आप क्या करो, वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज़ को बुलाओ, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रखवाना चाहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, और वो कॉन्फ्रेंस हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज हो स्टॉकहोम के शहर में, ठीक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और दूसरा नाम इसका इमर्ज हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और वैसे क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया था इसलिए इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब 5 जून ही डेट क्यों होती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की? क्योंकि फर्स्ट जो डे था इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने का, उस दिन जो डेट पड़ी थी वो थी 5 जून। इसलिए 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे चूज़ कर रखा है, क्योंकि पहली बार अगर वर्ल्ड में एनवायरनमेंट के कंसेप्ट पे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी तो वो इसी दिन हुई थी 5 जून को। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्वीडन गवर्नमेंट का ऑफ़र ये एक्सेप्ट कर लेती है और वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग 5 जून से लेकर 16 जून तक 1972 में इस कॉन्फ्रेंस को, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, या जिसको हम लोग बोले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी होती है उसके सबसे टॉप लेवल के ऑफिसर को, आप कह लो कि यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट को एक तरीके से अगर आप समझ लो, तो उस ऑफिसर का नाम होता है सेक्रेटरी जनरल। तो यूएन के उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल थे, यहाँ पर आप नाम देखो, यू थांट, ये बर्मा से थे जिसको आज हम लोग म्यांमार बोलते हैं, यू थांट, और मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो कनाडा के एक डिप्लोमेट थे, और इन्होंने इस असेंबली में अंडर सेक्रेटरी जनरल की तरह सर्व करा था। इन दोनों पर्सन्स ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग जाने यू थांट के बारे में, ये 3rd सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल के तौर पे सर्व किया यूएनओ में 1961 से लेकर 1971 तक, मतलब 10 साल 1 महीने तक इन्होंने सर्व करा। और
ये फर्स्ट नॉन स्कैंडिनेवियन पर्सन थे जिन्होंने पोजीशन होल्ड करी। इसका मतलब क्या, अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी जनरल रहे होंगे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ही चूज़ करे जाते थे, लेकिन पहली बार किसी को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बाहर चूज़ करा गया क्योंकि ये बर्मा म्यांमार से थे। उसके बाद बस ये 2 इन्फॉर्मेशन और छोटी सी, इनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडिंग दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी फेमस, व्यू फ्रॉम द यूएनओ। यही है मिस्टर यू थांड, ही वॉज द 3rd सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, या जिसको हम लोग कहें स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इनकी ही प्रेसिडेंटशिप में, इनकी ही यूनाइटेड नेशंस की जनरल सेक्रेटरीशिप में ऑर्गेनाइज हुई थी, और वहीं से कंसेप्ट निकल कर आया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो उस टाइम पे यही सेक्रेटरी जनरल थे, ये आप याद रखना। मिस्टर यू थांड के अलावा जो दूसरे पर्सन हमने डिस्कस करे थे जिन्होंने यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट या फिर स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो वो ये थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ये पहले तो कनाडा के ऑयल और मिनरल बिजनेसमैन थे, बाद में डिप्लोमेट बनते हैं और यूनाइटेड नेशंस में एक सेकंड टॉप लेवल की पोस्ट पर, जैसे यू थांड सेक्रेटरी जनरल थे तो ये अंडर सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। तो यू थांड के साथ मिलकर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फाउंड करा था। उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी हम देखेंगे कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, उसी में इस यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बर्थ हुआ था, और इसको फाउंड करने का क्रेडिट जाता है मिस्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग को। तो यही है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इन्होंने ही स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जब ऑर्गेनाइज होती है 5 जून से लेकर 16 जून तक 1972 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म में, तो उसमें एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी को फाउंड करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी को फाउंड करने का क्रेडिट जो जाता है वो इन्हीं को जाता है। तो ये आप देखो, जितना अभी तक हमने डिस्कस करा वही बात लिखी हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में ये बॉडी क्रिएट हुई थी जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूएनईपी वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पर कौन से कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ बेसिक्स हम लोग डिस्कस करें, तो ये एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, जिसकी वजह से वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है कि किस तरीके से वो एक अच्छी, मतलब साउंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ बना सकें और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और पॉल्यूटेड ना बने। होता पता है क्या है, देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं, पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास इतना रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेंशंस करने की जो वो टेंडेंसी होती है, टैलेंट होता है, वो नहीं होता, और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीज़ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचे। तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसी ही कंट्रीज़ के लिए है कि अगर वो कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह करती हैं, तो वो कुछ ऐसी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकें जो कि एनवायरनमेंट के फ़ायदे में हो और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट कम से कम पॉल्यूट हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट करा था। और क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने लायक है इसमें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कीनिया की कैपिटल नायरोबी में है। इसका नाम याद रखना, नायरोबी जो कि कीनिया की कैपिटल है। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर वहाँ पर पड़ता है। यूएनईपी को हम लोग शॉर्ट में यूएन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर आप कभी क्वेश्चन आए अगर आपको प्रीलिम्स में कि यूएन एनवायरनमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताओ, तो जब यूएन एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही होती है तो अल्टीमेटली वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में ही बात हो रही होती है। सिमिलर चीज़ है ये। यूएनईपी एक अवार्ड देते हैं, उनमें से एक अवार्ड देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस अवार्ड का नाम
शॉर्ट इंडस्ट्री अवार्ड फॉर बेस्ट सोशल गुड कैंपेन। तो अगर इस अवार्ड का नाम आ जाए कि ये अवार्ड कौन देता है, तो उसका आंसर है UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या सिंपली अगर हम लोग कहें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट। शॉर्ट इंडस्ट्री अवार्ड फॉर बेस्ट सोशल गुड कैंपेन। इसके 2 फाउंडर्स थे, हमने इनको देखा। एक का नाम तो हम लोग जानते हैं, मिस्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल थे UNO के। दूसरे वंगारी मथाई, ये बहुत पॉपुलर लेडी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इन्होंने वर्ल्ड में फैलाई है, अलग अलग कंट्रीज़ में, और स्पेशली अपनी कंट्रीज़ में। और इनको बड़े सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड में। तो वंगारी मथाई के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। ये केनिया की सोशल, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में, ये फर्स्ट अफ्रीकन वेमेन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है आज तक। मतलब अफ्रीका से अगर किसी लेडी को नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो है वंगारी मथाई। और हाँ, ये अपनी एक बहुत फेमस मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ठीक है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। इनको आप एनवायरमेंटल केस स्टडीज़ में या फिर GS पेपर 3 में आप यूज़ कर सकते हो। एनवायरमेंट का कोई टॉपिक लिखो, एक अच्छी सी कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन बनाने के लिए, या बीच में कई पॉइंट इनका पुट करने के लिए, तो आप इनको मेंशन कर सकते हो। अब अवार्ड्स देख रहे हो कितने सारे मिले, इसलिए मैंने आपसे कहा था एनवायरमेंट अवेयरनेस की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लेडी हैं ये। तो ये हैं वंगारी मथाई, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिसका नाम है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ये केनिया से हैं और ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की फाउंडर है। तो याद करने के लिए अगर आपको कनेक्शंस डेवलप करना हो तो आप ऐसे डेवलप कर लेना। हेडक्वार्टर UNEP का नैरोबी केनिया में है, और केनिया से ये लेडी हैं वंगारी मथाई। ठीक है, मॉरिस जो स्ट्रॉन्ग है वो अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, तो वो तो ऑब्वियसली बात है इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे ही आएंगे, और उन्होंने फाउंड करा था। लेकिन वंगारी मथाई जो कि नैरोबी केनिया से हैं, और UNEP का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ये दोनों फाउंडर थे, वंगारी मथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से हमने UNEP के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। अब बार बार नाम आ रहा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि UN जनरल असेंबली ने स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था। तो एक बार हम लोग UN के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये है UNO। क्या है UNO? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है वर्ल्ड की वेरियस गवर्नमेंट जो हैं वो इसका पार्ट है। इसका एम क्या है? इसका एम है वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 24 अक्टूबर 1945 को जब इसे बनाया गया था तो इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच में अगर फ्यूचर में कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो सिचुएशन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। और उसी चीज़ को रोकने के लिए ये एम करता है कि सारी कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये अचीव करने की कोशिश करता है कि सारे कंट्रीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बुलाता है कि वो सारे कंट्रीज़ आएँ, जिस दूसरी कंट्री से जो भी इश्यूज़ है उसको पीसफुली रिजॉल्व करा जाए। तो ये इसका एम है। सबसे एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था सबसे टॉप लेवल का पर्सन जो UN की बॉडी में होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, और करेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। ये पोर्चुगल से हैं। UN का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसको फाउंड करा गया था 24 अक्टूबर 1945 में US में ही। USA की जगह है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के अंदर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर फाउंड करा गया था इसे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। UN की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। फ़िलहाल हिंदी की डिमांड चल रही है कि हिंदी को भी इंक्लूड करा जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत है अगर इंडिया की पॉपुलेशन को देखा जाए। लेकिन अभी के लिए सिर्फ 6 लैंग्वेजेस ही
ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन में जो बोली जाती हैं। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कोई ये डॉक्यूमेंट आया यूएन के पास, तो इस 6 लैंग्वेजेस में वो पब्लिश होता है, ठीक है। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। उसके बाद इसके फाउंडर्स के बारे में गिवन है। फाउंडर्स इसके एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे और एक डॉक्यूमेंट था यूएन चार्टर, यूएनओ चार्टर, उसके थ्रू ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई थी जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। तो 51 मेंबर्स ने इनिशियली उस चार्टर को, उस डॉक्यूमेंट को साइन करा था, जिसके बाद ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। सवाल ये उठता है, हमें ये फाउंडर्स जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली इसमें ये है, ये देखो इंडिया। तो आपसे अगर कोई पूछे क्या इंडिया यूएन का फाउंडिंग मेंबर था, तो हाँ था। ज़्यादातर देखो 80% जो वर्ल्ड की बॉडीज़ हैं, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर था, तो उसका आंसर हाँ होता है। क्योंकि अगर आप इस डेट को ध्यान से देखो, 24 अक्टूबर 1945 देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी थी कि यस, इंडिया एक फाउंडर मेंबर बनने के लिए तैयार है। इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखे, अलग अलग नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करे और एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे वेरियस कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पर सारी कंट्रीज़ इंटरनेशनली कोऑपरेट कर सकें एक दूसरे से। कुछ सेकंड के लिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि यूएनओ कैसा दिखता है। यही है यूएनओ का ग्रैंड हॉल। यहीं पर वेरियस हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, अपने अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं और यहीं पर उनके बीच में बैठकर मीटिंग्स होती है और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डिस्कस होते हैं, इश्यूज़ डिस्कस होते हैं और स्ट्रैटेजीज़ फाइनलाइज करी जाती हैं कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेने वाले हैं। तो सारी कंट्रीज़ को इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयर करवाया जाता है, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सब में कॉपरेशन इंश्योर करवाया जाता है और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करा जाता है। इस इमेज की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये सिंबल देखिएगा यूएनओ का। ये जो 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली ऑलिव ब्रांचेस हैं। ऑलिव का पेड़ जो होता है उसकी ब्रांचेस है, उसकी टहनियाँ हैं। और इनकी रेलेवेंस क्या है कि यूएन के सिंबल में ये जो 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं, ये वर्ल्ड पीस को सिग्निफाई करती हैं। वर्ल्ड पीस को सिग्निफाई करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में शांति है, ठीक है। तो ये उसका एक सिंबल था जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। ऑलिव देखो, शुरू से जो ऑलिव ब्रांचेस होती हैं शुरू से बहुत पीसफुल माना जाता है। जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे एथेंस में बहुत साल पहले, 18th या 19th सेंचुरी के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो कहीं पढ़ा था, ऐसा याद आ रहा है कि एथेंस में ही स्टार्ट हुए थे, ग्रीस में। तो वहाँ पर क्या होता था कि उस ओलंपिक सेरेमनीज़ में ये ऑलिव की ब्रांचेस की बने हुए, जो आप कह लो कि एक तरीके से क्राउन जो होता है ना जैसा, तो मुकुट वो लगाया जाता था। और आज भी वर्ल्ड में पीस को सिंबलाइज करने के लिए लोगों के सर पर ये पहनाया जाता है जब उनको रिस्पेक्ट दी जाती है या कोई अवार्ड दिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ इस चीज़ को आज भी, इस प्रैक्टिस को आज भी फॉलो करती हैं। तो इस पिक्चर में अगर आप देखो, ये एक लेडी की वेडिंग सेरेमनी है। यहाँ पर इन कपल्स की वेडिंग सेरेमनी है यहाँ पर, और ये अपने जो हेड है वहाँ पर ऑलिव का एक क्राउन सा पहनी हुई है। और क्योंकि ऑलिव बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो ये ऑस्पिशियस ओकेशंस पे, शुभ ओकेशंस पे पहना जाता है, जैसा कि ये लेडी पहनी है। और ये जेंटलमैन भी अपने कोट में इसको लगाए हुए हैं ऑलिव ब्रांच को, ठीक है। तो ऑलिव ब्रांच किसको सिग्निफाई करता है? वर्ल्ड लेवल में पीस को, वर्ल्ड पीस को सिंबलाइज करता है। और ये यूनाइटेड नेशंस ने 2 ऑलिव ब्रांचेस का सिंबल अडॉप्ट करा हुआ है। अब हम जब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसी ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये 6 पिलर्स होते हैं: जनरल असेंबली 1, सेक्रेटेरिएट 2,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ 3, सिक्योरिटी काउंसिल 4, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 5 और लास्ट होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये अभी सस्पेंड चल रहा है, ठीक है, करेंटली इनएक्टिव। तो थोड़ा सा बस ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ इनके बारे में। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उधर हम लोग यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ जाओ कि UN के 6 पिलर्स होते हैं और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किसने सेलिब्रेट करवाया था, किसने फाउंड करवाया था, सॉरी ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपकी 12th क्लास की एक NCERT है पॉलिटिकल साइंस की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें 6th चैप्टर है UNO, यूनाइटेड नेशंस के बारे में गिवन है। तो उसके अंदर एक ये पेज दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है ये। इसमें अगर इस पेज को अगर आप देख लो तो पूरा ओवरऑल आपको ओवरव्यू मिल जाता है UN के बारे में, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और इवन इस फिगर को आप यूज़ करके UN के बारे में मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ एक इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये 6 जो आपको टर्कोइज कलर में जो आपको दिख रहे हैं, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं UN के: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं इसको, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड चल रहा है। तो सबसे पहले UN के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। टोटल कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में? अकॉर्डिंग टू द UNO फिगर जो उसकी ऑफिशियल साइट कहती है, यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब 193 वर्ल्ड की कंट्रीज इंक्लूडेड है। हर एक कंट्री के पास एक वोट है। अब क्वेश्चन ये उठता है, वोट क्यों दे रखा है हर एक कंट्री को? UN एक क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास बॉडी है जो वर्ल्ड की मेजर डिसीजंस लेती है इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो कभी कुछ ऐसा डिस्प्यूटेड एक इशू आ जाए जिसमें कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो एक UNO के डिसीजन के फेवर में है और कुछ कंट्रीज UN के डिसीजन के फेवर में नहीं है, तो उस केस में वोटिंग इज़ कंपलसरी। तो उसमें देखो लिखा हुआ है मेजर डिसीजंस में तो क्या होता है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है UNO को कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए या कोई डिसीजन देने के लिए। अदरवाइज माइनर इशूज़ में सिंपल मेजॉरिटी भी चल सकती है। तो आप याद रखना कि UN में बोथ मेजर डिसीजंस और माइनर डिसीजन दिए जाते हैं, जिनके लिए 2/3 मेजॉरिटी होती है फॉर मेजर डिसीजंस, और माइनर डिसीजंस कैन बी टैकल्ड विद सिंपल मेजॉरिटी। एक चीज़ और, जब UN अपने डिसीजंस फाइनल डिसीजन या फाइनल वर्डिक्ट दे देती है, पास कर देती है, तो उसके डिसीजंस उसके मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनना होगा तो ऐसी ही लाइंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आप ये हमेशा एक्सेप्शंस के ऊपर फोकस करा करो, ठीक है। अब हमें लगता है कि UN इतनी बड़ी बॉडी है, वोटिंग पावर भी दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके डिसीजन हर एक मेंबर स्टेट के ऊपर जो होते होंगे वो बाइंडिंग होते होंगे। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, मानने ही पड़ते होंगे। लेकिन UN के केस में ऐसा नहीं है, वो एक डिसीजन पास कर देता है, वो एक वर्डिक्ट दे देता है कि हमारे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव वोटेड इन दिस डायरेक्शन, कि 193 मेंबर स्टेट्स ने एक पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर वोट दिया है, और सपोज करो वो एक वोट किसी कंट्री को लेकर है, तो जब उस कंट्री के ऊपर कोई वर्डिक्ट पास कर दी जाती है, कोई जजमेंट दे दी जाती है UN के द्वारा, तो ऐसा नहीं होता है कि UN के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं उसके मेंबर स्टेट्स के ऊपर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर डिस्कस करें UN जनरल असेंबली के बारे में, ये UN की इकलौती ऐसी ऑर्गन है, इट इज़ द ओनली वन जहाँ पर सारे के सारे मेंबर स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा किस तरीके से है, डेट ऑल मेंबर हैव 1 वोट, ठीक है। सबके पास एक ही वोट होता है, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं होता है। और एक चीज़ आप याद रखना, कोई भी अगर मेंबर स्टेट, कोई भी नेशन है, वो अगर UN का पार्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी पार्ट बन जाता है। मतलब अगर हम लोग कहें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
कितने मेंबर्स हैं, तो 193 है। और फिर कोई हमसे पूछे कि ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी में कितने मेंबर्स हैं, तो उसका आंसर भी 193 होगा। ठीक है। अब काम क्या है इस बॉडी का, फंक्शंस क्या है इस बॉडी के, ये एक डेलिब्रेटिव मतलब डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म है, डेलिब्रेटिव बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग वाली बॉडी है, और यूएन एज अ ऑर्गन को ये बॉडी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये बॉडी रिप्रेजेंट करती है क्योंकि हमने देखा यूएन में, क्योंकि अगर 193 मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड को पूरे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरल असेंबली में भी इतने मेंबर्स हैं वो भी पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ओवरऑल अगर कोई बॉडी, कोई ऑर्गन यूएन को रिप्रेजेंट करता है तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसका काम है डिस्कशंस का और पॉलिसी मेकिंग का। करेंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बांदे। इनके बारे में अभी हम देखते हैं। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन्स के जो अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, यूएन के ऑर्गन्स होते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएस में। ठीक है, और फिर तो नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है कि फाउंडर ऑब्वियसली बातें यूनाइटेड नेशंस 1945 में फाउंड हुआ था। और इसके सब्सिडरीज जो हैं वो हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्सेट्रा। ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब्सिडरीज क्या होते हैं और ये सारी बॉडीज़, इनके बारे में जब हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, तब हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर। अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूएन के बारे में डिस्कस हो रखा था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में, तो हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इसको। यहाँ पर ब्रीफ रहते हैं थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के यही प्रेसिडेंट है वो तिजानी मोहम्मद बांदे, और ये कौन सी कंट्री से हैं, ये नाइजीरिया से हैं, कि नाइजीरिया कंट्री से हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, हमने देखा जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स थे और सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं। अब 15 मेंबर्स भी डिवाइडेड होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो राइट्स होता है, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2 सालों के लिए। ठीक है, मतलब अगर कोई एक नॉन परमानेंट मेंबर अगर इलेक्ट हुआ है, सपोज करो इंडिया, तो इसको इलेक्ट करने वाली बॉडी होगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, लेकिन इसका जो टर्म होगा वो सिर्फ 2 ईयर्स के लिए होगा। लेकिन अनलाइक नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं यूएसए, और यूएसए है परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का, तो उसका ऐसा कोई नहीं, कोई फिक्स टर्म है। अब क्योंकि नाम से ही वो परमानेंट मेंबर है, तो यूएसए हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर रहेगा। ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी खास बात क्या होती है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। इसके जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करके यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है। ये जैसे डिसीजन जो बाइंडिंग है वो जनरल असेंबली में लगा देगा, और जो डिसीजंस नॉट बाइंडिंग है तो वो आपको सिक्योरिटी काउंसिल में दे देगा। तो लेकिन आप याद रखना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारे के सारे मेंबर्स पर। और यहाँ पर मेंबर कितने, 15 मेंबर्स। तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो काम था वो था डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस करना और पॉलिसी मेकिंग करना, तो सिक्योरिटी काउंसिल के भी कुछ फंक्शंस हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे, जो कि मेन थीम है, मेन एम है यूनाइटेड नेशंस का। तो ये काम देखने का जो काम है, सबसे जो प्राइमरी गोल है, यूनाइटेड नेशंस क्रिएट ही क्यों हुआ था, वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। तो ये काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही दिया गया है। दूसरा, जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को सिक्योरिटी काउंसिल ही रिकमेंड करता है कि आपको नए मेंबर्स एक्सेप्ट कौन कौन से करने हैं। कि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स हैं, वो ये बताएंगे कि हमारे पास एक लिस्ट आई है बड़े टाइम से, ये 4 मेंबर्स हैं जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मेंबर बना लो यूनाइटेड नेशंस का। तो ये जो लिस्ट है ये सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली को देती है, और उसी के बेसिस पे जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि नए मेंबर्स को एक्सेप्ट कैसे करना है और क्या प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस जिस एग्रीमेंट से आया था, मैंने आपको बताया था 51
नेशंस ने उस एग्रीमेंट को साइन करा था और उस एग्रीमेंट का नाम होता है यूएन चार्टर। यहाँ पर देखो यूएन चार्टर। तो अगर यूनाइटेड नेशंस चार्टर में, जो कि आप उसको कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस लाने होते हैं तो उसको अप्रूव करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। ठीक है, तो हमने इसके 3 प्राइमरी फंक्शंस देखे। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, दूसरा जनरल असेंबली को रिकमेंड करना, एडवाइस करना कि नए मेंबर्स की एक रिक्वेस्ट आई है, आप उनको देखो कि उनको यूनाइटेड नेशंस में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उनको मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग कहते हैं यूएन चार्टर, उसके अंदर कोई चेंजेस अगर करने होते हैं, करवाने होते हैं, तो उसको अप्रूव करने का काम, उसको मंजूरी देने का काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। फिर इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, यहाँ पर देखो। और जनरल असेंबली का भी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी हेडक्वार्टर्स यहीं पर है। और इसके 2 सब्सिडरीज़ हैं, एक है मिनुस्का, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की। तो इसके 2 ये सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब्सिडरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जब यूएन के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे तब हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसके बारे में भी कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो इनको मिलाकर हो गए 15। अब पहले अगर हम लोग बात करें कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा यूके या जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, चौथा रशिया और 5th है फ्रांस। ठीक है, ये पाँचों के पाँचों मिलाकर हो जाते हैं हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स। इनके बारे में क्या खास बात डिस्कस करी थी हमने, ऑल दीज 5 परमानेंट मेंबर्स हैव अ स्पेशल पावर। इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसको हम लोग कहते हैं वीटो पावर। दे आर वीटो पावर होल्डिंग मेंबर्स। अब व्हाट डू वी मीन बाय अ वीटो। ठीक है, वीटो का सिंपल मतलब होता है अ नेगेटिव वोट। ठीक है, सिंपल मीनिंग ऑफ वीटो इज अ नेगेटिव वोट एंजॉयड बाय दीज 5 परमानेंट मेंबर्स। अब क्या मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वोट, ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को। सपोज करो वर्ल्ड में कोई ऐसा डिसीजन आता है, कोई ऐसा इशू आता है जिसमें यूएसए को टारगेट बनाया जा रहा है। अब यूएसए को लगता है इससे उसकी इंटरनेशनल इमेज ख़राब होगी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज बिगड़ेगी और उसकी जो पावर है उसके ऊपर एक धब्बा लगेगा, जिसकी वजह से उसकी जो हेजेमनिक पोजीशन है दादागिरी की वो वर्ल्ड में कम हो जाएगी। तो यूएसए इस सिचुएशन में एक सेफ साइड रखने के लिए क्या करेगा, वो वीटो पास कर देगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वीटो पास करने के बाद क्या होगा, जैसे सपोज करो जो इशू आया था उसमें जो ये 4 परमानेंट मेंबर्स हैं ये अमेरिका के अगेंस्ट थे उस इशू में कि अमेरिका को वो चीज़ करनी ही चाहिए, अमेरिका क्यों बात नहीं मान रहा है। तो जैसे सपोज करो ऐसा एक इशू था कि ये चारों परमानेंट मेंबर्स यूएसए को टारगेट बना रहे थे, लेकिन हमने क्या डिस्कस करा कि यूएसए ऐसी सिचुएशन में अपने प्रेस्टीज को प्रिजर्व करके रखने के लिए एक वीटो पास कर देगा, एक सेफ साइड के तौर पे एक वीटो वोट मूव कर देगा। कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इस केस में होगा क्या, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जब यूएसए वीटो मूव करेगा तो वो जो डिसीजन है जो यूएसए ने लिया है कि मैं इस इशू को नहीं मानता, इसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरे ऊपर ना आए, तो वो जो डिसीजन है यूएसए ने जब वो वीटो मूव करा तो वो पाँचों के पाँचों परमानेंट मेंबर्स के ऊपर लागू हो जाएगा। इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स। मतलब वो इशू था यूएसए से रिलेटेड और इसी को टारगेट बनाया जा रहा था, लेकिन वीटो मूव करने के बाद अब चाइना भी इसको कुछ नहीं बोल सकता, यूके भी कुछ नहीं बोल सकता, फ्रांस भी कुछ नहीं बोल सकता और रशिया भी कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, एक करंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हम सब जानते हैं कि अभी जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक निकला है जिसको हम लोग बोलते हैं कोविड-19 भी, वो चाइना से इमर्ज हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस में बड़े सारे मेंबर्स ने ये एक प्रपोजल रखा कि इसका इशू डिस्कस करना चाहिए हमें, लेकिन अब चाइना को पता था कि इससे उसकी इंटरनेशनल इमेज, इंटरनेशनल प्रेस्टीज बिगड़ेगी और चाइना जो वर्ल्ड पावर के रूप में जो इमर्ज होना चाहता है
उसका गोल उसकी वजह से पूरा नहीं हो पाएगा अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो इशू है अगर वो डिस्कस हुआ तो बातें सामने आएंगी कि चाइना ने लापरवाही बरती, चाइना ने WHO को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करा, चाइना ने धोखे में रखा। तो अलग अलग तरह की बातें आएंगी और उसकी वजह से चाइना की जो प्रेस्टीज है वो बिगड़ेगी। अब चाइना ने इस केस में क्या करा, चाइना ने वीटो मूव करा। वीटो मूव करने की वजह से अब जो USA सबसे बड़ा राइवल है कंटेम्प्रेरी टाइम में चाइना का, ना वो कुछ बोल पाया, ना UK कुछ बोल पाया, ना फ्रांस कुछ बोल पाया, ना रशिया कुछ बोल पाया। और इस केस में तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, अगर UN के कंटेक्स्ट में बात करें तो पूरी की पूरी 193 कंट्रीज जानती ही हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 192, चाइना को अगर हटा दें तो 192 कंट्रीज पूरी की पूरी जानती ही हैं कि चाइना की वजह से ही कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन आई है और कितनी ज़्यादा उसकी वजह से वर्ल्ड में तबाही हो रही है, डेथ रेट बढ़ रहे हैं, रोज़ नए केसेस आ रहे हैं, इकॉनमी कितनी डिजास्टर्स इफेक्ट से चेंज हो रही है। लेकिन जस्ट बिकॉज चाइना ने एक नेगेटिव वोट मूव कर दिया है जिसको हम लोग कहते हैं वीटो, तो अब ये इशू डिस्कस नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म में। तो अब इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव वोट। जब वीटो कोई भी एक कंट्री, वीटो पावर एक चीज़ आप एक और याद रखना कि वीटो पावर सिर्फ इन्हीं के पास होती है और किसी के पास नहीं है। अगर 193 मेंबर्स है ना तो सिर्फ ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिर्फ इन्हीं के पास है वीटो पावर और किसी के भी पास नहीं है। तो कल को जैसे सपोज करो इसमें 6 मेंबर ऐड हो जाता है इंडिया, तो तब आ सकती है इंडिया के पास वीटो पावर बीइंग अ 6 मेंबर, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस का चार्टर यही कहता है ओनली परमानेंट मेंबर्स विल हैव वीटो पावर। ठीक है, तो किस तरीके से वीटो का मिसयूज़ होता है और ये पावर देने की वजह से परमानेंट मेंबर्स की जो हेजेमनिक पोजीशन है वो किस तरीके से मेंटेन रहती है, हमने ये देखा। अब अगर हम लोग बात करें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो ये हमने देखा ये नॉन परमानेंट है, वर्ड से लग रहा है। इनका अगर आपसे कोई पूछे कि इनका टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर इनफाइनाइट होता है। इनके टेन्योर की कोई टाइमलाइन नहीं है, इनका टेन्योर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्ड दे रखा है नॉन परमानेंट, तो इनका टेन्योर हमने डिस्कस करा था 2 ईयर्स तक होता है। अब 2 ईयर्स तक सवाल ये उठता है कि ये सीट्स दी किसको जाएंगी, मतलब रैंडमली क्या किसी को भी दे दी जाएंगी 10 सीट, या सेम कंट्री हर बार ये सीट लेती रहेगी? तो ऐसा नहीं होता है। सीट्स को डिवाइड करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखो रेड वाले जो आपको दिख रहे हैं ये तो हो गए 5 परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर, चाइना, फ्रांस, रशिया, USA और ब्रिटेन या UK जिसको आप कह लो। अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके लिए एक क्राइटेरिया रख रखा है यूनाइटेड नेशंस ने अपने चार्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं UN चार्टर। उसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रीजन्स, कॉन्टिनेंट, तो उन रीजन्स के बेसिस पे जो सीट है वो डिवाइडेड है। अब सीट किस तरीके से डिवाइडेड है ये देखो, अफ्रीका से 3 मेंबर चुने जाएंगे, ठीक है, एशिया से 2 होंगे, ठीक है, उसके बाद लैटिन अमेरिका या फिर कैरिबियन अगर हम लोग कहें तो इससे 3 मेंबर होंगे। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो उससे 2 मेंबर होंगे और लास्ट में ईस्टर्न यूरोप बचा, 1 मेंबर ईस्टर्न यूरोप से आएगा। तो अगर आप इसको ऐड करो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 9 10 और 1 सेकेंड गड़बड़ी हो गई है। हाँ यहाँ पर देखो आप, 1 है ईस्टर्न यूरोप से, ये हो गया ईस्टर्न यूरोप का, 2 हैं वेस्टर्न यूरोप से, उसके बाद 2 हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से, 2 हैं एशिया से और 3 हो गए अफ्रीका से, है ना। तो अगर हम इसको टोटल ऐड करें तो कितना हो गए 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 10 मेंबर्स हमारे इमर्ज होकर आ गए, 3 रशिया, 2 एशिया, 2 अमेरिका और कैरिबियन और 2 वेस्टर्न यूरोप और 1 ईस्टर्न यूरोप। तो इस तरीके से ये जो 10 सीट्स हैं हमने देखा किस तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं UN के उनके बीच में डिवाइड होती है। अब ये सीट्स इनके पास अगर रहेगी, जैसे ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पर इलेक्ट करी गई अफ्रीका से,
तो उनकी जो सीट्स ऑक्यूपाई करने का जो टेन्योर रहेगा वो टेन्योर रहेगा 2 ईयर्स। फिर अब एशिया से जो 2 कंट्रीज़ हैं उनका टेन्योर भी 2 ईयर्स। सिमिलरली इन सब का जो टेन्योर है वो 10 की 10 मेंबर्स का जो टेन्योर है परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स का वो 2 ईयर्स ही रहेगा सबका। आफ्टर 2 ईयर्स जो कंट्रीज़ अब इन रीजन्स में से बन चुकी हैं वो अब नहीं बनेंगी, अब नए मेंबर्स आएंगे, वो 10 अलग होंगे और इस तरीके से 10 10 10 करके ये जो सीट्स हैं पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के पास हर एक रीजन से रोटेट होती रहती हैं। ठीक है, इसके लिए भी इलेक्शंस होते हैं कि इस रीजन में से, जैसे अफ्रीका में से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोर देन 50 कंट्रीज़ हैं, तो किन तीनों को सीट मिलेगी इसके लिए इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक्स कवर करे कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, और हमने ये भी देखा कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मेजर जो डिसीजंस हैं वो इन्हीं 15 मेंबर्स के थ्रू लिए जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। थर्ड यूएनओ ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है सेक्रेटेरिएट। अब यूएन सेक्रेटेरिएट में कौन कौन होते हैं? यूएन सेक्रेटेरिएट में सिंपली इंटरनेशनल स्टाफ जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स में काम कर रहे होते हैं वो सेक्रेटेरिएट के पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो इंडिया से कुछ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, वो कुछ उनमें से काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कुछ काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कुछ काम कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसी तरीके से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल स्टाफ है अलग अलग कंट्रीज़ का, जो दूसरे प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो यूएन के हैं इस प्रिंसिपल ऑर्गन के अलावा जैसे जनरल असेंबली, इनमें जो काम कर रहे हैं वो सेक्रेटेरिएट में आते हैं। ठीक है, सेक्रेटेरिएट में होता कौन है? ऑफिसर बैठते हैं ना, किसी भी आप सेक्रेटेरिएट की बात करो तो सेक्रेटेरिएट होता है। और सेक्रेटेरिएट को जो यूएन सेक्रेटेरिएट को जो हेड करने वाला पर्सन होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल। जैसा कि हमने देखा था यू थांट 3rd सेक्रेटरी जनरल थे, तो सेक्रेटरी जनरल हेड करता है सेक्रेटेरिएट को, और एक तरीके से आप इसको वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। अगर यूएनओ एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है तो ये उस पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट होते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने वाली जो बॉडी होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जैसा हमने देखा था वहाँ पर 193 मेंबर्स थे, तो हमने देखा था कुछ डिसीजंस के लिए, सिंपल डिसीजन के लिए सिंपल वोटिंग होती है, तो सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करने के लिए एक सिंपल वोटिंग होती है, और सबसे ज़्यादा वोट जिस पर्सन को मिल जाते हैं वो सेक्रेटरी जनरल बन जाता है। अब इसको अपॉइंट करने का काम तो जनरल असेंबली करती है, लेकिन जो सजेशन देती है जनरल असेंबली को जो सजेशन दिया जाता है कि कौन सा पर्सन सेक्रेटरी जनरल बनेगा, वो रिकमेंडेशन आती है सिक्योरिटी काउंसिल से। समझ गया? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी थी जैसा कि हमने देखा, तो जनरल असेंबली को जो रिकमेंड करती है, जो एडवाइस करती है कि इस पर्सन का नाम सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, आप इसको इलेक्ट कीजिए एज यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो जनरल असेंबली किसकी बात मानकर सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है? तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और सिक्योरिटी और ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, जस्ट लाइक इंडियाज़ प्रेसिडेंट, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, ये 5 साल तक पावर में रहते हैं, 5 साल तक ये अपना टेन्योर एंजॉय करते हैं ऑफ बीइंग अ यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। अभी जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ये हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, ये पोर्चुगल से हैं। ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट के पास किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यूएन सेक्रेटेरिएट यूएन का एक एग्जीक्यूटिव आर्म होता है, मतलब जनरल असेंबली ने अगर कोई डिसीजन लिया है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो यूएन सेक्रेटेरिएट का होता है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके कुछ सब्सिडरी आर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स और यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है,
तो ये हमने इन्फॉर्मेशन जानी सेक्रेटेरिएट के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन। नेक्स्ट यूएनओ का जो ऑर्गन है, फोर्थ ऑर्गन, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप इसको वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो आसान लैंग्वेज में समझने के लिए। यहाँ पर 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस, जिनका टेन्योर जो होता है वो 9 ईयर्स का होता है। याद रखना 15 जजेस विद टेन्योर ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, तो 9 साल ये लोग रहते हैं जजेस, और इनको एक स्पेशल प्रोसेस से इलेक्ट करा जाता है, डैट इज़ थ्रू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ होनी चाहिए? जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यहाँ पर मतलब है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए जनरल असेंबली में, प्लस 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये जो जजेस आते हैं वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड्स के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, एक तो 15 जजेस, 9 ईयर्स, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ पर? दोनों जगह पर, जनरल असेंबली में भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है हेग, नीदरलैंड्स में। तो आईसीजे के बारे में अगर कुछ और बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। फंक्शन क्या है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? आईसीजे मेंबर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। दूसरा, वो इंटरनेशनल लीगल जो इश्यूज होते हैं उन पे अपना ओपिनियन देता है, एडवाइजरी ओपिनियन देता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड पे आप ध्यान देना, एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट बाइंडिंग। उसकी मतलब एक तरीके से उसकी जो ओपिनियन जो है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नेचर का नहीं है। तो प्राइमरी रोल इसका हुआ क्या? इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़ पे अपना एडवाइजरी ओपिनियन जारी करना। दूसरा, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करना। जैसा कि हमने बात करी, हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पड़ता है नीदरलैंड्स में, हेग में। दूसरा, इसको याद रखना आप, जैसे हम पढ़ रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को फाउंड करा गया था न्यूयॉर्क यूएसए में। तो यूएसए में तो फाउंड करा गया ऐसे, लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया के अंदर सैन फ्रांसिस्को में इसको फाउंड करा गया। 15 जजेस होते हैं, हमने देखा, विद 9 ईयर्स टेन्योर, है ना, 9 साल तक वो रहते हैं। दूसरा, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स की वजह से, 2 एक्ट्स की वजह से आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस में आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहला यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं यूएन चार्टर। दूसरा, स्टैच्यूट, मतलब लॉ ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से आईसीजे एग्जिस्टेंस में आता है। आईसीजे का बर्थ इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट्स की वजह से होता है। एक तो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं यूएन चार्टर, एंड सेकंड वन इज स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब यूएन के 5th ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको हम लोग यूएन इकोसॉक भी कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इलेक्ट करने वाली जो बॉडी होती है वो यूएन जनरल असेंबली होती है। तो ये आप याद रखना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल नहीं इलेक्ट करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को। द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, जिसमें 193 कंट्रीज़ होती हैं। तो ओवरऑल हर एक कंट्री जो होती है, हर एक कंट्री के जो मेंबर होते हैं, वो जो सीट्स होती हैं, तो वो जनरल असेंबली के पार्ट होते हैं, और जनरल असेंबली ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। कितने ईयर्स के लिए जो मेंबर्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के वो इलेक्ट होते हैं? तो दे आर इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का कार्यकाल होता है इनका। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितनी सीट्स होती हैं, कितनी कंट्रीज़ को एक टाइम के लिए चुना जाता है? तो 54 सीट्स होती हैं, और ये 54 सीट्स जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिवाइडेड होती हैं। जैसा कि हमने देखा था, यूएन के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनकी जो 10 सीट्स होती हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की, वो भी जोग्राफिकल बेसिस पे डिवाइडेड होती हैं।
सिमिलरली ये जो 54 सीट्स होती हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास, ये भी जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिवाइडेड होती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखकर बात करें तो अफ्रीकन रीजन से 14 सीट्स आती हैं, एशिया पैसिफिक रीजन से 11 सीट्स आती हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो 6 होती हैं, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन रीजन से 10 सीट्स होती हैं, और वेस्टर्न यूरोप से और वेस्टर्न यूरोप के अलावा जो दूसरी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे 13 सीट्स होती हैं। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो नेट रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 54 सीट्स। तो टोटल यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 सीट्स होती हैं। ये जो आपको रीजन्स दिख रहे हैं 5, इन पांचों रीजन्स में इस तरीके से सीट जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं 14, 11, 6, 10 और 13। अब आप इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के नाम से ही समझ जाओ कि यूनाइटेड नेशंस जिन जिन इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स में काम करती है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के पास कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी हम जानेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। वो ऑर्गेनाइजेशंस यूएन के एक तो इकोनॉमिक फील्ड में काम करते हैं, दूसरे सोशल फील्ड में काम करते हैं। अब इन्हीं सोशल और इकोनॉमिक फील्ड्स में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को जो यूएन की सबसे बड़ी बॉडी जो देखती है, अगर हम लोग बात करें कि अमंग द 6 ऑर्गन्स, तो वो उस बॉडी का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। ठीक है, ये देखो इकोसॉक मैं आपको जो बता रहा था एब्रीविएशन। तो इकोसॉक यूएन से जुड़े उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो या तो इकोनॉमिक फील्ड में काम कर रहे हैं या सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं। अब सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में काम करने वाले जो यूएन के ऑर्गन्स हैं या बॉडीज़ कहो या उनको कमीशंस कहो, तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं। यूएन के पास 15 तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, 8 फंक्शनल कमीशंस हैं और 5 रीजनल कमीशंस हैं। ठीक है, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, 8 फंक्शनल कमीशंस हैं और 5 रीजनल कमीशंस हैं। इन सारी की सारी बॉडीज़ को, इन सारे के सारे कमीशंस और एजेंसीज़ को देखने का जो काम है वो आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के निगरानी के अंदर, मतलब अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन, अंडर इट्स पावर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पेशल एजेंसीज और 8 फंक्शनल कमीशंस और 5 रीजनल कमीशन जो हैं ये क्या हैं और इनके इंडिपेंडेंट नाम अब हम लोग एक बार ही देख लेते हैं। तो ये यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ की एक लिस्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा लिस्ट। यूपीएससी आपको ये इनमें से कोई भी ऑप्शंस देकर पूछ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएनओ, या कोई भी एक एजेंसी का नाम उठाकर वो दे सकता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कि दिस इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ। तो इनको देखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकते हैं। तो अब हम इनका नाम देखते हैं। नंबर 1 है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नंबर 4 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नंबर 6 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 7 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, नंबर 8 यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, नंबर 9 यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 10 यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 11 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, नंबर 12 वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखो जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, इन पांचों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन से 5 बॉडीज़ हैं वर्ल्ड बैंक की? एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, नंबर 2 है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, नंबर 3 है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, नंबर 4 है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और नंबर 5 है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इसको देख लेना। तो जब हमने वर्ल्ड बैंक को पढ़ा था तो हमारे 12 हो गए थे। नंबर 13 है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, नंबर 14 है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट 15th स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो UNO की है उसका नाम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था UN का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब इनको डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ इतना देख लिया
देखो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इनके ज़्यादा डिटेल में जाकर तो नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस ये कोई बॉडी अगर न्यूज़ में ना रही हो, लेकिन इन 15 के नाम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 15 में से भी जो 12th का नंबर था वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसके जो 5 आर्म्स हैं इनको ज़रूर याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये हो गई 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इन 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी को कौन देखता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के अलावा हमने देखा था यूएन की कुछ 8 फंक्शनल कमीशंस भी हैं। इन फंक्शनल कमीशंस को देखने का काम भी इकोसॉक ही करता है। तो फटाफट से देखते हैं इन 8 फंक्शनल कमीशंस के बारे में। पहली है यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, दूसरी है यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, तीसरी है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, फोर्थ है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, फिफ्थ है यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, सिक्स्थ है कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, सेवेंथ है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन और लास्ट 8th है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये 8 फंक्शनल कमीशंस हैं यूएन की, इनको भी देखने का काम इकोसॉक बॉडी ही करती है। और लास्ट में इकोसॉक की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर यूएन की 5 रीजनल कमीशंस आती हैं। तो ये हैं वो 5 रीजनल कमीशंस। नंबर 1 है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, नंबर 2 यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, नंबर 3 यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, नंबर 4 यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, और 5th एंड लास्ट है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के एरियाज़ को डिनोट करती है, जैसे ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, ये एशिया और पैसिफिक, और ये वेस्टर्न एशिया। तो ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंक्शनल कमीशंस और रीजनल कमीशंस, ये सारी की सारी बॉडीज़ इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स में काम करती हैं यूएन के, और इसलिए ये यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर। तो इकोसॉक ही इन कमीशंस को देखने का काम करता है, वही डिसाइड करता है कि इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनके फंक्शंस किस किस टाइम पे चेंज होने हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स जो ये पब्लिश कर रही हैं, और किस रीजन में क्या काम चल रहा है सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में। तो ये सब देखने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है। अब 2 छोटी सी इन्फॉर्मेशन और हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। एक तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है, और दूसरा अभी इनकी जो हेड है वो है मोना ज्यूल। तो एक बारी मिस मोना ज्यूल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यही है मिस मोना ज्यूल। ये कौन सी कंट्री से हैं? ये नॉर्वे से हैं, नॉर्वे की डिप्लोमेट है ये, और प्रेजेंटली शी इज़ द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, मोना ज्यूल। मोना ज्यूल से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप देख लो। ये लेडी बहुत वर्ल्ड में फेमस है अपने काम के लिए। इन्होंने ओस्लो एकॉर्ड्स को साइन करवाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था 1990s में। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, शी प्लेड अ फैसिलिटेटिंग रोल इन द ओस्लो एकॉर्ड्स ऑफ 1990s। तो फटाफट से देखते हैं कि ओस्लो एकॉर्ड्स क्या थे। देखो है सिचुएशन वर्ल्ड की क्या है कि बड़े टाइम से 2 कंट्रीज़ हैं, इजराइल और पैलेस्टीन, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, इस तरीके के सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो मिस मोना ज्यूल ने क्या करा था कि इन दोनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट को, या फिर गवर्नमेंट को आप कह सकते हो, एक कॉमन टेबल पे ये लेकर आई थी, और इनके बीच में एग्रीमेंट साइन करवाया था दोनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स या फिर गवर्नमेंट्स के बीच में। और ओस्लो एकॉर्ड्स क्या है? ओस्लो एकॉर्ड्स एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं है, ये नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स हैं, देयर आर पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स। जैसे अगर आप देखो कि पहला ओस्लो एकॉर्ड 1 जिसको कहा जाता है, ये साइन हुआ था वॉशिंगटन डीसी में 1993 में। दूसरा ओस्लो एकॉर्ड साइन हुआ था इजिप्ट के एक शहर ताबा में, ये देखो ताबा, और 1995 में साइन हुआ था। तो नंबर ऑफ ओस्लो एकॉर्ड्स जो टाइम टू टाइम साइन हुए हैं इज़राइल और पैलेस्टीन के इशू से रिलेटेड, तो
तो उनको हम लोग कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। ये पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स है, एक एग्रीमेंट नहीं है, मतलब ओस्लो अकॉर्ड 1, 2, 3 जितने भी होंगे तो उनको हम लोग कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। और ओस्लो अकॉर्ड्स किस कंटेक्स्ट में यूज़ करा जाता है, तो आप याद रखना, इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको पीसफुल बनाने के लिए ओस्लो अकॉर्ड साइन करवाए गए थे। और इसका क्रेडिट किसे जाता है, इसका क्रेडिट जाता है करेंटली जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो हेड है, जिनका नाम है मोना जूल। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने देखी ओस्लो अकॉर्ड्स और मोना जूल के बारे में। चलते हैं आगे। अब हमारा लास्ट यूएन का ऑर्गन बचा है जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखो ये वैसे तो 6th ऑर्गन है यूएन का, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर हम लोग बात करें, ये सस्पेंडेड चल रहा है। कब से सस्पेंडेड चल रहा है ये मतलब इनएक्टिव है 1 नवंबर 1994 से। इसको आप याद रखना, 1 नवंबर 1994 से सस्पेंडेड चल रहा है। और हुआ क्या था 1 नवंबर 1994 को, यूएन की एक लास्ट आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी बची हुई थी जिसका नाम था पलाऊ। पलाऊ एक कंट्री है। जब इसने यूएन को बोला कि आप हमारे ऊपर से ट्रस्टीशिप का स्टेटस हटा दो, हम अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास और कोई कंट्री एज अ ट्रस्ट टेरिटरी बची ही नहीं हुई थी, तो तब से सस्पेंडेड चल रहा है। अब जितनी मैंने टर्म्स अभी यूज़ करी, मुझे पता है आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी अगर किसी ने पहले नहीं सुन रखा है, तो हम लोग ये देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट टेरिटरी क्या होती है और ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड क्यों है और पलाऊ के साथ क्या हुआ था। ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी बस। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जब काम करा करता था, जिस टाइम पे वो एक्टिव था, तो उसका क्या रोल था, उसका ये रोल था वो ट्रस्ट टेरिटरीज की इस तरीके से हेल्प करता था, उनको इस तरीके से एडमिनिस्टर करता था कि वहाँ पर एक तो रहने वाले लोगों का, मतलब इनहेबिटेंट्स का, सिटीजन्स का, एक तो बेस्ट इंटरेस्ट सर्व हो, उनको किसी भी तरह का खतरा ना हो, एज वेल एज जो ट्रस्ट टेरिटरी थी, जो कंट्री थी, उसका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो 2 रोल होते थे ट्रस्ट टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने के यूएन के। एक तो वहाँ के इनहेबिटेंट्स को किसी तरह की परेशानी ना है, उधर के सिटीजन्स को। दूसरा, वो जो ट्रस्ट टेरिटरी थी, वो जो कंट्री थी, उसका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वॉलेट ना हो। ठीक है, अब बार बार अगर ये टर्म आ रही है ट्रस्ट टेरिटरी, तो ये होती क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग भी, आपको मज़ा आएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जो डिफीट हो गई, जो हार गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब उनके साथ क्या हुआ, या फिर जो डिफीट हो गई, 2 कैटेगरी की कंट्रीज़, या तो जो डिफीट हो गई या अभी अभी जो आज़ाद हुई थी कॉलोनियल रूल से, जिनको हम लोग कहते हैं डीकॉलोनाइज कंट्रीज़। अब डिफीटेड कंट्रीज़ और डीकॉलोनाइज कंट्रीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद तो हो गई, क्योंकि यूएन बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और यूएन का आप प्राइमरी फंक्शन तो जानते ही हो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, कंट्रीज़ को ये देखना कि उनकी सॉवरेनिटी का वॉयलेशन ना हो, उनको कोई भी बंदी बनाकर ना रख सके, तो उनकी किसी भी तरह का सॉवरेनिटी का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। तो जब सारी कंट्रीज़ आज़ाद होना शुरू हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या इवन जो डिफीटेड कंट्रीज़ थी, तो डीकॉलोनाइज्ड मतलब रिसेंटली आज़ाद हुई कंट्रीज़ और डिफीटेड कंट्रीज़ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आई अपने आप को देखना, अपना सेल्फ स्टेटस मेंटेन करके रखना। अब इसका मतलब क्या है, सेल्फ स्टेटस मेंटेन करके रखना या फिर अपना ख्याल रखना। देखो हुआ क्या, ऐसी कंट्रीज़ एक तरीके से जब वर्ल्ड में आज़ाद होकर आई, तो अब वो बिल्कुल भटक गई एक तरीके से। अब उन्हें करना क्या है, उन कंट्रीज़ को कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से उनको अपना ध्यान रखना है। रिसोर्सेज थे नहीं उनके पास, जो सिटीजन्स थे उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक थी, बहुत ही ज़्यादा डिटोरेटिंग कंडीशन में थे सिटीजन्स, पॉवर्टी बहुत थी, इलिटरेसी बहुत थी, इनको कुछ भी नहीं पता था कि इन कंट्रीज़ का होगा क्या, मतलब कंट्रीज़ को खुद भी नहीं पता था कि हमारा स्टेटस क्या होगा फ्यूचर के अंदर, और क्या हम अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अपने इनहेबिटेंट्स का मतलब अपने सिटीजन्स का सर्वाइवल इंश्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे हुआ क्या, अब आप ध्यान से सुनना, यूनाइटेड नेशंस ने एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया कि कोई बात नहीं, जब तक आप अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना नहीं सीख जाते, मतलब जैसे पेरेंट्स नहीं होते हमें हमारा ध्यान रखते हैं जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते, तो इसी तरह का एक ट्रस्ट जताया यूएन ने कि जब तक आप अपनी देखभाल करना नहीं सीख जाते, आपके यहाँ इलेक्शंस नहीं हो जाते, आपका खुद का पार्लियामेंट ना आ जाए, आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना आ जाए, आप खुद की करेंसी डेवलप ना कर लो,
सारे जो इनहेबिटेंट्स हैं, सारे जो सिटीजन्स हैं, उनका जब तक वेलफेयर इंश्योर ना हो जाए, पॉवर्टी जब तक आपके देश से ख़त्म ना हो, इलिटरेसी जब तक ख़त्म ना हो, आप कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक ना इंक्रीज़ हो, तब तक हम क्या करेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखेंगे। क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ को, डिफीटेड कंट्रीज़ और अभी अभी आज़ाद हुई कंट्रीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकॉलोनाइज कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनको ये भी डर था कि दोबारा कोई एक बड़ी पावर या बड़ी कंट्री इनको फोर्स ना करे कि जैसे एक बड़ी कंट्री है और ये बगल में इसके एक डीकॉलोनाइज कंट्री या डिफीटेड कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ऐसी कंट्रीज़ को ये डर लगता था कि बड़ी कंट्री इनको फोर्स ना करे कि इनकी टेरिटरी में ये मर्ज हो जाए, या तो ये बड़ी कंट्री ऐसी छोटी कंट्री के ऊपर कब्जा ना कर ले। ठीक है, कि ये एक छोटी कंट्री थी, अब उसके ऊपर कब्जा करके इसको ज़बरदस्ती अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। तो इनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट ना हो, तो इन्होंने यूएन की हेल्प मांगी कि आप हमें, सर जी आप हमें एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करो, जब तक हम काबिल नहीं बन जाते आप हमारा ख्याल रखो। तो उसी तरह की कंट्रीज जिसकी हम लोग ये बात कर रहे हैं, उनको कहा जाता था ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ यूएनओ। ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ यूएनओ मतलब यूएनओ के वो बच्चे जिनकी यूएनओ देखभाल कर रहा है जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते। अब आप समझ गए होंगे। तो अब एक लास्ट बच्चा बच गया था जिसका नाम था पलाऊ। अब ये बेटा बड़ा हो गया था। बड़ा होने के बाद इस बेटे ने बोला, पापा देखो अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक जो आप इतना ज़्यादा मेरा आपने सपोर्ट करा, केयर करी, तो उसके लिए थैंक यू। अब आप मेरा हाथ छोड़ दो, अब मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। मैं जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हम लोग इस कंट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो पलाऊ कंट्री ने यूएन को बोला, अब हमारी एक ठीक ठाक इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर है, हमारे पास खुद का पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी खुद की करेंसी है, हम लोग लोगों का वेलफेयर भी इंश्योर करवा पा रहे हैं। तो अब हमें आपके एक तरीके से छत्र छाया की, या जिसको बोलें कि सपोर्ट की या गाइडेंस की अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो लास्ट जो कंट्री थी वो पलाऊ थी। अब जब पलाऊ ट्रस्ट टेरिटरी के स्टेटस से बाहर आ गया तो अब कोई ट्रस्ट टेरिटरी तो यूएन के पास बची नहीं। तो अब यूएन किसका ख्याल रखेगा? क्योंकि ये जो ऑर्गन बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये इसी पर्पज़ से बनाया गया था कि जो कंट्रीज अपना ख्याल नहीं रख सकती हैं या उनको डर लगता है कि कोई और कंट्री उनको कब्जा ना कर ले उनके ऊपर, या उनका जो सॉवरेनिटी का स्टेटस है उसको वॉलेट ना करा जाए किसी भी आसपास की कंट्री के द्वारा, तो उसी पर्पज़ के साथ ये 6th ऑर्गन बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब जब पलाऊ ट्रस्टीशिप रहा ही नहीं, ट्रस्ट टेरिटरी रहा ही नहीं यूएन की, तो तब से इस ऑर्गन का कोई पर्पस नहीं है, कोई वर्क नहीं है, इसलिए ये इनएक्टिव चल रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अमंग द 6 ऑर्गन्स, अगर आपको वो 6 ऑर्गन्स दे रखे हों कि इनमें से कौन सा जो वो है एक ऑर्गन है वो अभी सस्पेंडेड चल रहा है, तो उसका नाम होगा यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। और आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होती थी और क्यों ट्रस्टीशिप काउंसिल अब सस्पेंड चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटीज होती है इस तरीके की बातें नहीं बताती हैं डिटेल में, लेकिन हमें जानना ज़रूरी होता है अगर हमें कंसेप्ट जानने हैं। और वर्ल्ड स्टेटस में जो प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या यूएन जैसी जो बॉडीज़ हैं जिनके स्टेटस पे टाइम पे सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको ये सारी बातें उनके कोर में जाननी चाहिए। तो कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है। और ये देखो सीज्ड ऑपरेशन, मतलब इसका काम ख़त्म हो गया 1994, और 1994 में भी कब? 1 नवंबर 1994। ठीक है, और नीचे देखो तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है इसका प्रेजेंट टाइम में लीगल स्टेटस क्या है, ये इनएक्टिव चल रहा है। बाकी और कोई इनएक्टिव नहीं चल रहा। हमने किसी का नहीं देखा कि किसी का लीगल स्टेटस स्पेसिफिकली मेंशन करा हो। जब हमने जनरल असेंबली पढ़ी, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा, चाहे इकोसॉक के बारे में पढ़ा, तो हमने ये नहीं देखा कि किसी का भी जो स्टेटस है वो बताया गया हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया कि इसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव चल रहा है। तो इस तरीके से हमने 6 यूएन के ऑर्गन्स को काफ़ी डिटेल में देखा। अब पलाऊ की अगर बात चल रही है तो एक बार उसकी लोकेशन भी देख लेते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप पर। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया और ये ओशनिया में है। ठीक है, तो मतलब एंटार्क्टिक ओशन के पास जो जगह है ओशनिया, वहाँ पर हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। इस ऑस्ट्रेलिया के आप ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से थोड़ा सा ऊपर की दूरी पर है
पलाऊ। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में है कंट्री है पलाऊ। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आइलैंड है। तो पलाऊ एक आइलैंड कंट्री है। और अगर आप यहाँ पर देखो, ये कहाँ पर आती है, माइक्रोनेशिया जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनके पास है पलाऊ। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं, एक देखो आइलैंड एक तो ये होता है सिंपल सा कि आइलैंड है चल, लेकिन जब बहुत सारे आइलैंड्स जब आसपास होते हैं ना, ये भी आइलैंड, ये भी आइलैंड, ये भी आइलैंड, इस पूरे नंबर ऑफ आइलैंड्स को हम लोग एक टर्म देते हैं आर्कीपेलेगो। ठीक है, आर्कीपेलेगो। अभी मैं आपको स्पेलिंग दिखा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इधर इतना समझ जाओ कि पलाऊ एक आर्कीपेलेगो है और एक बहुत फेमस रीजनल आर्कीपेलेगो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है माइक्रोनेशियन आइलैंड्स, उनके बिल्कुल पास है। और फिलीपींस इसके ऊपर है, इंडोनेशिया यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में है ये कंट्री पलाऊ, और ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप एक चीज़ और देखो तो इक्वेटर की लाइन जा रही है, तो इक्वेटर की लाइन के जस्ट ऊपर है ये पलाऊ। ठीक है, अब क्योंकि दे रखा था तो लोकेशन अब बार बार तो आती ही नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो एक ही बार में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये पलाऊ एक कंट्री है ओशनिया के अंदर, और माइक्रोनेशिया रीजन जो है मैंने आपको दिखाया, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो थे ऐसे ऐसे उनका पार्ट है। और मैं आपको ये जो टर्म बोल रहा था कि आइलैंड एक होता है लेकिन नंबर ऑफ आइलैंड्स को हम लोग टर्म देते हैं आर्कीपेलेगो। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है आर्कीपेलेगो। क्यों बोलते हैं पलाऊ को आर्कीपेलेगो? क्योंकि पलाऊ सिर्फ एक आइलैंड कंट्री नहीं है, 500 आइलैंड्स का पार्ट है। ठीक है, जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हैं, तो आइलैंड्स ना बोल के हम लोग उनको आर्कीपेलेगो भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक आइलैंड नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मोर देन 500 आइलैंड्स हैं, हमारे पास भी मोर देन 500 या मोर देन 700 कुछ ऐसा आइलैंड्स हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो भी 700 प्लस के आसपास आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार। तो क्योंकि सिमिलर वे में पलाऊ भी 500 से ज़्यादा आइलैंड से बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं पलाऊ इज़ एन आर्कीपेलेगो। ये है पलाऊ का एरियल व्यू, और यहाँ पर आप देख रहे होगे, अभी देखो एक आइलैंड तो है नहीं। ठीक है, ये भी आइलैंड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो छोटे छोटे आइलैंड्स अगर आप यहाँ पर इसके आसपास देखोगे ना, ये सारे भी आइलैंड हैं छोटे छोटे, ये आपको दिख रहे हैं, ये तो ये अराउंड 500 आइलैंड्स हैं। और इस पूरे रीजन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलेगो। तो पलाऊ इज़ एन आर्कीपेलेगो बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 500 आइलैंड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये यूएनओ की मेन बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, और इसी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग ऑर्गन्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बॉडीज़ होते हैं, वो काम करते हैं। तो सेक्रेटेरिएट जो है, अगर हम लोग सबसे पहले ऑर्गन की बात करें सेक्रेटेरिएट, तो सेक्रेटेरिएट क्या होता है? इंटरनेशनल स्टाफ। तो पूरी बिल्डिंग में ये जो स्टाफ वर्क कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये यूएन की बिल्डिंग खुद एक सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली इमेज सेक्रेटेरिएट के बारे में। ये एक बारी आप सामने से भी देख लो, ये ऐसी दिखती है सामने से यूएन की बिल्डिंग। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला ऑर्गन जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट की कोई स्पेशल बिल्डिंग तो होती नहीं है। सेक्रेटेरिएट क्या होता है? स्टाफ को कहते हैं हम लोग, ऑफिसर्स को कहते हैं सेक्रेटेरिएट। तो इस पूरी बिल्डिंग में जितने भी डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ सेक्रेटेरिएट। तो फर्स्ट ऑर्गन कंप्लीट। ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस होता है, और वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसका मेंबर हैं। अगर वो यूएन के मेंबर है तो वो जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। तो सारे कंट्रीज़ के स्टेट ऑफ हेड्स, डिप्लोमेट्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशंस होती है। तो ये दूसरा ऑर्गन की फ़ोटो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेंबर है, जहाँ पर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स बैठते हैं। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ लग रही होगी कि बड़े सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग कौन है फिर? क्योंकि 15 लोग से ज़्यादा ही हैं इस पिक्चर में। तो देखो, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं जिनको इन्वाइट करा जाता है। अब फॉरेन मिनिस्टर कोई आया किसी कंट्री का,
तो उनके साथ अलग अलग डिप्लोमेट्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, IFS ऑफिसर्स वगैरह, जैसे इंडिया से कोई गया तो 3-4 लोग साथ में जाते हैं, तो इस तरीके की भीड़ हो जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टुगेदर 15 मेंबर्स बैठते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और UN की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल बॉडी। क्यों? बिकॉज दिस बॉडी इज डोमिनेटेड बाय 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनके पास वीटो पावर होती है, नेगेटिव वोट। एक अगर वोट कर दे किसी भी चीज़ में तो वो 5 के ऊपर बाइंडिंग माना जाता है, फिर कोई उससे तू तड़ाक नहीं कर सकता, किंतु परंतु फिर नहीं चल सकती किसी भी टॉपिक के ऊपर, फिर वो टॉपिक डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और ये कंट्रीज़ क्यों यूज़ करती हैं? अपनी सेफ साइड के लिए, अपनी इंटरनेशनल इमेज एंड इंटरनेशनल प्रेस्टीज को प्रिजर्व करके रखने के लिए। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात करी थी। ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का चेंबर है। ठीक है, ये भी UN की बिल्डिंग के अंदर है। अब ये एक ऑर्गन है UN का, इसका हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड्स में है। तो ये कौन सा ऑर्गन है आप बताओ, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ना होकर नीदरलैंड्स के शहर हेग में है? तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। आपको मैं इसको अंदर से घुमा कर लाता हूँ इसमें। तो अंदर से ये जो वर्ल्ड कोर्ट है, जिसको हम लोग ICJ बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सामने जजेस हैं और ये एडवोकेट्स वगैरह या जो भी किसी कंट्री के कोई डिप्लोमेट्स आए हैं कुछ इश्यूज़ लेकर, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करवाने का काम इसका होता है। और ये अंदर से इस तरीके से दिखता है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखना हेग नीदरलैंड्स में पड़ता है, न्यूयॉर्क में नहीं है, USA में नहीं है इसका हेडक्वार्टर। लास्ट ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये उसका चेंबर है। खाली क्यों पड़ा हुआ है? इनएक्टिव है, क्योंकि अब कोई ट्रस्ट टेरिटरी है ही नहीं UN के पास। पलाऊ इंडिपेंडेंट हो गया था 1 नवंबर 1994 को, तो ये तब से खाली पड़ा हुआ है। इनकी बेंचों पे धूल लग रही है। तो फिलहाल की सिचुएशन में ये जो चेंबर है, ये जो रूम है, ये बेकार पड़ा हुआ है, अब इसका कोई भी काम नहीं है करंट सिचुएशन में। इस तरीके से हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कंप्लीट करा। और ये देखो एक छोटा सा बॉक्स था, do you know का, लेकिन हम लोग कितना डेप्थ ऑफ डिस्कशन में जाकर हमने इसको डिस्कस करा। अब आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए UPSC के लिए, हमें किस किस तरीके में पढ़ना चाहिए। अब देखो सिर्फ एक ये टॉपिक लिखा हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, तो हमने रेलेवेंस जानते जानते हम लोग कहाँ तक गए, हम लोग UNEP तक गए, हमने अलग अलग लोगों के बारे में बात करी, फिर हम लोग UN तक गए। तो किस डेप्थ में जाना है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है जितना हमने डिस्कस करा, क्योंकि करंट सिचुएशन को देखते हुए जितना डेप्थ में हम लोग गए टॉपिक में, उतना तो देखो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके का पेपर आ रहा है, जिस तरीके की सीट्स अब रहने लगी हैं, जो टफनेस बढ़ती जा रही है, एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ईयर बाय ईयर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इतनी डेप्थ रिक्वायर्ड है किसी भी टॉपिक के लिए। अब होता क्या है, जितना डेप्थ हमने जैसे एक बार ही डिस्कस करा, अब ये किसी NCERT के, किसी और सब्जेक्ट के, किसी और क्लास की कहीं पर ये दे रखा होगा, तो अब दोबारा बार बार हमें नोट्स बनाने की या कुछ लिखने की या पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ना। फिर तो हमें ये लगता है कि इतना वेल रिसर्च करा हुआ है, इतना ज़्यादा डेप्थ में हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अपनी NCERT में क्या करना है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पर कुछ साइड में स्टिकी नोट्स वगैरह बनाकर इसको लगा लेना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। फिर किसी और NCERT में फर्दर क्लासेस की या किसी और सब्जेक्ट की अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो, तो आपको फिर याद आ जाएगी इमीडिएटली। तो इस इतनी लेवल की क्यूरियोसिटी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में UPSC हमसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमसे डिमांड करते हैं, सीइंग द टफनेस लेवल। इसके बियॉन्ड जाकर क्यूरियोसिटी को एक तरीके से एक्टिवेट करना बकवास है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल्स कवर करने होते हैं, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, तो इतना एनालिसिस काफ़ी होता है। तो NCERT की सिर्फ लाइनों पे नहीं जाना होता हमें, अब उसके बियॉन्ड जाने का टाइम आ गया है। अब UPSC वही हमसे डिमांड करती है कि हाउ क्यूरियस यू आर। ठीक है, तो आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब ये 7th क्लास की NCERT थी, लेकिन देखो हम लोग किस लेवल तक गए हैं। तो ये चीज़ बट हेल्प करती है फर्दर क्लासेस में। अब जैसे कुछ भी होगा तो आपको कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाती है। आप कहोगे कि यार डू यू नो का एक बॉक्स था फालतू का, ये देखना 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स लिखे हुए थे, आधे घंटे का 45 मिनट का लेक्चर बना दिया। तो यार देखो, जो प्रेजेंट सिचुएशन की जो ज़रूरत है, जो नीड्स है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी, और मैं अपनी साइड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो यू आर योर बेस्ट जज। तो ये हमने कंप्लीट करा डू यू नो का बॉक्स, और इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और बाकी रह गया हमारा। उसको कंप्लीट करने के बाद टोटल ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा।